हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने एनसी मशीन्स ये क्या होती हैं, इनका कार्य क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं इनमें, ये सारी बातें इसमें एज ए ओवरव्यू देखा था। और इसी के साथ इसमें हमने एनसी मशीन्स का एक मेन पार्ट सीपीयू ये भी देख लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास टेप रीडर सिस्टम, यानी एनसी मशीन्स के जो पार्ट्स थे उसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टेप रीडर सिस्टम। अब एनसी मशीन्स में हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं टेप्स के रूप में, पंच कार्ड के रूप में या मैग्नेटिक टेप के रूप में, इसको जो डिकोड करता है अर्थात जो पढ़ने वाला होता है वो होता है टेप रीडर। ठीक है, टेप रीडर की सहायता से उस इंफॉर्मेशंस को डिकोड किया जाता है और कंट्रोल यूनिट फिर आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो ड्राइव यूनिट या फिर मैग्नेटिक बॉक्स को सप्लाई करती हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि टेप रीडर सिस्टम मैग्नेटिक पंच टेप से या जो हमारा पंच कार्ड है या फिर पंच टेप है, इनसे निर्देश कोड को डिकोड करता है यानी पढ़ता है, और यांत्रिक एवं विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का ये समावेश होता है। ठीक है, अर्थात जो टेप रीडर है ये मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये कोड्स को डिकोड करने के बाद उसे सिग्नल्स के रूप में जो मैकेनिकल सिस्टम्स लगे हैं, मशीन्स लगी हैं या ड्राइव यूनिट्स लगी हैं, उनको इन्फॉर्मेशन ये आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, हालांकि एनसी मशीन्स के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेटिव सिस्टम्स हैं या इन्फॉर्मेटिव्स मीडिया हैं या यूँ कहें इनपुट मीडिया, जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस मशीन तक सप्लाई करते हैं, पहुंचाते हैं, वो मुख्यतः पंच कार्ड, पंच टेप या मैग्नेटिक टेप, यहाँ तक कि फ्लॉपी डिस्क का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इनके द्वारा भी इंफॉर्मेशन हम मशीन तक पहुँचा सकते हैं। हालांकि जो कॉमनली अप्लाइड सिस्टम है या वो है मैग्नेटिक टेप। इस मैग्नेटिक टेप में मुख्यतः 8 चैनल्स होते हैं। चैनल्स और कुछ नहीं, ये होल्स के रोज होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, 8 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 7-7 होल्स होते हैं। इन्हीं को चैनल्स कहा जाता है। प्रत्येक पंक्ति चैनल कही जाती है और चैनल्स में होल्स को 7 होल्स किए जाते हैं प्रत्येक चैनल में। तो मैग्नेटिक टेप हमारा जो इंफॉर्मेटिव सिस्टम है इसमें 7 चैनल्स यानी 7 पंक्तियाँ होती हैं, 8 पंक्तियाँ होती हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 7-7 होल्स होते हैं। अब जो चैनल्स हैं हमारे, और ये जो मैग्नेटिक टेप है ये ब्राउन अथवा ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक टेप होता है और इसके ऊपर गामा फेरिक ऑक्साइड की मैग्नेटिक टेप परत चढ़ी होती है, जिससे मैग्नेटिक टेप तैयार होता है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक पॉइंट्स बना करके डेटा को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। वही इसमें मैंने कहा 8 चैनल्स हैं और प्रत्येक चैनल्स में या प्रत्येक रो में 7 पॉइंट्स या होल्स होते हैं और इनकी सहायता से इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो पंच कार्ड की बात की थी हमने, इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स में 4 में मुख्यतः थे। एक हो सकता है पंच कार्ड, दूसरा पंच टेप, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क। तो मैग्नेटिक टेप आपने देख लिया, जो प्लास्टिक टेप होता है ये ब्राउन कलर का गामा फेरिक ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है और इससे मैग्नेटिक टेप तैयार होता है। इसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक पॉइंट्स बना करके डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद पंच कार्ड की अगर बात करें तो ये 7:3/8 इंटू 3:1/4 की एक स्ट्रिप होती है और ये मुख्यतः जो अपने यहाँ पहले पोस्ट कार्ड चलते थे उसके आकार के समान होते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग पेपर यानी मजबूत पेपर का बना होता है। इसमें 12 पंक्तियाँ और 80 कॉलम्स होते हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 80 पॉइंट्स
डॉट के रूप में या होल्स के रूप में होते हैं। ठीक है, तो पंच कार्ड बहुत ही एक आसान सिस्टम है जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशंस को हम रिकॉर्ड करके अपने सिस्टम तक यानी एनसी मशीन्स तक पहुंचाते हैं। जिसमें हमारा जो मैग्नेटिक टेप देखा, दूसरा था पंच कार्ड। इसका साइज 7:3/8 इंटू 3:1/4 कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। एक सेकंड, आपको ज़रा इसकी वैल्यू लिख के बता दूँ। 7:3/8 इंटू, ये इंच में है, ध्यान रखना, 7:3/8 इंच इंटू, इंच के लिए हम ऊपर डबल कॉमा ऐसे नेट कर दे शॉर्ट कर देते हैं, फिर है इंटू 3:1/4 इंच। और ये जो डायमेंशंस हैं ये अपने यहाँ जो पोस्ट कार्ड पहले चला करते थे उसके डायमेंशंस के बराबर होते हैं। और पंच कार्ड में हमारे पास 12 रोज यानी 12 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 80 पॉइंट्स यानी 80 कॉलम्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पंच कार्ड। आपने मैग्नेटिक टेप देख लिया, पंच कार्ड देख लिया। मैग्नेटिक टेप में हमने कहा था 8 पंक्तियाँ यानी 8 चैनल्स होते हैं और 7 कॉलम्स होते हैं यानी प्रत्येक पंक्ति में 7 होल्स होते हैं। पंच टेप में 12 पंक्तियाँ और 80 कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंच टेप। ठीक है, ये पंच टेप क्या है? तो ये 1 इंच या फिर 25.4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक टेप होता है जिसमें 8 चैनल होते हैं। 8 चैनल यानी कि 8 पंक्तियाँ होती हैं और ये 8 इंच व्यास के रोल में उपलब्ध होता है। यानी इसका जो पंच टेप होता है ये 8 इंच के डायमीटर का एक सर्कल सिस्टम होता है यानी सर्कल नुमा आकार होता है। इसमें 1 लाख कैरेक्टर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं यानी 1 लाख डिजिट्स की इंफॉर्मेशन इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पंच टेप बनाने के लिए या तो पेपर या फिर माइलर या फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि पेपर सबसे सस्ता होता है, कई कलर्स में उपलब्ध होता है, ठीक है, इसलिए कलर कोडिंग भी इसमें किया जा सकता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑयल्ड और दूसरा नॉन ऑयल्ड। तो जो पेपर पंच टेप होता है, ठीक है, ये आसानी से निर्माण किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा माइलर होता है ये प्लास्टिक जैसा होता है और पंच टेप को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे ये पंच टेप्स तैयार हो जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क तो आप जानते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, ये माइलर की एक डिस्क होती है और माइलर आपको बताया गया है प्लास्टिक जैसा एक पदार्थ होता है और ये मजबूती प्रदान करता है। फ्लॉपी डिस्क हमारी माइलर की बनी होती है जिस पर चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड यानी मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है और इसी में डेटा को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क या कोई भी डिस्क मेनली सेक्टर्स यानी फॉर्मेट्स में डिवाइड होती है जिस पर ट्रैक बने होते हैं और इससे टाइम्स की बचत होती है और जो स्पेस होते हैं उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी होता है। तो इस प्रकार से एनसी मशीन्स को इंफॉर्मेशन यानी इनपुट या इंस्ट्रक्शंस प्रदान करने के हमारे पास 4 सिस्टम्स अवेलेबल हुए। एक तो था पंच कार्ड, आपने पहले ही सुना, पंच कार्ड। दूसरा पंच टेप, ठीक है, पंच कार्ड, पंच टेप, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, एज अ समरी आपको बता दूं, पंच कार्ड में क्या था, इसका जो आकार है वो पोस्ट कार्ड जैसा है और वो आकार क्या है 7:3/8 इंच इंटू 3:1/4 इंच। ठीक है, इसमें 12 रो 80 कॉलम्स होते हैं। दूसरा था हमारा पंच टेप, ये 1 इंच या 25.4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक 8 इंच व्यास के रोल के रूप में होता है यानी सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसमें 1 लाख कैरेक्टर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और इसे बनाने के लिए हम पेपर, माइलर या फिर फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक टेप आपने देखा कि प्लास्टिक टेप पर हम ब्राउन कलर की फेरिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं और इस प्रकार से मैग्नेटिक टेप तैयार हो जाती है। फिर इसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक पॉइंट्स के द्वारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और नेक्स्ट था हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, जिसको हम मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं और फिर इस पर डेटा रिकॉर्ड कर देते हैं और इसको हम सेक्टर्स के रूप में डिवाइड कर देते हैं जिसमें ट्रैक्स बने होते हैं। इस प्रकार से इसका टाइम का और स्पेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम्स थे
एनसी मशीन्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, और ये आपने देख ही लिया, जो हमारा मैग्नेटिक टेप था उसमें जो रो नंबर 1 to 4 है, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी अक्षर्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। जो रो नंबर 5 होता है पैरिटी जांच होती है। रो नंबर 6 से 7 तक यानी 6 से 7 इसमें नंबर्स हो सकते हैं। और रो नंबर 8 जो है ये ऑपरेशन एंडिंग की घोषणा करता है यानी ऑपरेशन समाप्त की बात, ठीक है। तो ये चैनल्स इसमें होते हैं, पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में भी, ठीक है, ध्यान दें। ये जो इसमें क्या नाम है, रोज और कॉलम्स की संख्या बताई गई है। पंच कॉर्ड में कितने थे, 12 पंक्तियाँ 80 कॉलम्स, ठीक है। पंच टेप और पंच गार्ड की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, 7:3/8 इंच इंटू 3:1/4 इंच, आकार इंडियन पोस्ट कार्ड जैसा, ठीक। पंच टेप में आपको बताया गया था ये 1 इंच या 25.4 सेंटीमीटर की चौड़ाई का 8 इंच व्यास वाले एक सर्कल्स फॉर्म में होता है। इसमें 1 लाख कैरेक्टर तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक टेप था इसमें हमने आपसे कहा था 8 पंक्तियाँ 7 कॉलम्स होते हैं। फ्लॉपी डिस्क को हमने कहा था सेक्टर्स के रूप में डिवाइड कर देते हैं जिसमें ट्रैक्स बने होते हैं, और इस पर मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, की परत चढ़ी होती है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारे थे इंफॉर्मेशंस मीडियम जो कि एनसी मशीन्स तक हमारे इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक सिस्टम। ये फीडबैक सिस्टम क्या करता है, तो आप जानते हैं कि हम जो भी इनपुट देते हैं वो एक रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए दिया जाता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो इनपुट हमने दिया है उससे हमें कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। अब जो आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी व्यवस्था को जांचने के लिए एक फीडबैक सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। और एनसी मशीन्स में ये फीडबैक सिस्टम हमारे 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होती है, यानी कि इसमें जो हमने इनपुट दिया और उसके बाद आउटपुट हमें रिसीव हुआ, बीच में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो फाइनल आउटपुट आने से पहले उसे चेक करे, और अगर आउटपुट हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का या रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव का नहीं है तो दोबारा उसमें मैनिपुलेशन करे और आउटपुट को रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का बना करके फिर फाइनल आउटपुट निकाले, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है और ये रैंडम ऑर्डर में इसे चेक किया जाता है, ठीक है, या हिट एंड ट्रायल बेसिस पर। जैसे मान लो पहला इनपुट दिया और उसमें हमें जो आउटपुट मिला वो स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है, लो स्टैंडर्ड है, उसके बाद इनपुट हमने थोड़ा और इम्प्रूव किया, फिर हमने देखा जो नेक्स्ट आउटपुट आया वो थोड़ा और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड का है, और लास्ट में एक ऐसा इनपुट आया जिस पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट स्टैंडर्ड का है। तो ये ओपन लूप सिस्टम होता है, इसमें हमारा कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, यानी इसमें हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पर अपने आउटपुट को कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा जो हमारा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म होती है, और इस फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हमारा इनपुट और आउटपुट में जो वेरिएशन है वो सिस्टम उस वेरिएशन को एनालाइज करता है और उस एनालिसिस के बेसिस पर ज़रूरी फेरबदल करता है जो होना चाहिए, और फिर हमारे आउटपुट को रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के अनुसार पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें होती हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में। तो एनसी मशीन्स में अगर देखें तो हम 2 प्रकार से नियंत्रण करते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यानी ओपन लूप नियंत्रण, और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल या क्लोज्ड लूप नियंत्रण, ठीक है। ओपन लूप नियंत्रण में आपने देखा कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होती है, और क्लोज्ड लूप सिस्टम में हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म होती है, ठीक है। हालांकि अभी जो बातें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये सारी बातें आपको थ्योरेटिकली मेंशन्ड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर कुछ ऑपरेशंस कार्य चल रहे हैं, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा अगर हमें आउटपुट प्राप्त करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें कुछ इनपुट देने पड़ेंगे,
और इस इनपुट को देने के बाद इनपुट का उपयोग करते ऑपरेशन करेगा, रिक्वायर्ड ऑपरेशंस, और उसके बाद फाइनल हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अब इस इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारे पास एक मैकेनिज्म लगी है जो इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस या वेरिएशन को एनालिसिस करती है। अर्थात जो अंतर आ रहा है वो कितना अंतर आ रहा है, क्यों आ रहा है, यानी जो हमने इनपुट दिया और जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए इसके बीच में डिफरेंस कहाँ रह जा रहा है। इस प्रक्रिया को, इस बात को ये सिस्टम चेक करता है, जांचता है। इसी को फीडबैक मैकेनिज्म कह देते हैं। ठीक है। और इसी मैकेनिज्म की सहायता से हम हमारे सिस्टम्स को और एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाने में सफल होते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा फीडबैक मैकेनिज्म जो कि एनसी मशीन्स के कंट्रोल्स में यूज किया जाता है और विशेषकर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनुअल ऑपरेशंस। अब ये मैनुअल ऑपरेशंस क्या हैं ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है। मैनुअल्स ऑपरेशंस, तो एनसी मशीन्स में हम जो कार्य करते हैं या जो मशीन्स काम करती हैं वो बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है। यानी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स का उपयोग करते हुए हमारी मशीनें कार्य करती हैं। इसके अलावा फिर भी हमें कुछ कार्य मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, जैसे कि मशीनों को ऑन ऑफ करना, चालू बंद करना। मैग्नेटिक टेप जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देखा था कि इंस्ट्रक्शंस यानी जो हमारी इन्फॉर्मेशंस है उसको किस प्रकार से मशीन तक पहुंचाना है, तो वो मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड या फ्लॉपी डिस्क इत्यादि के माध्यम से टेप रीडर तक पहले पहुंचाना। तो टेप रीडर में अपलोडिंग और वहां से अनलोडिंग ये कार्य भी मैनुअली ही करना पड़ता है। इसके अलावा और बहुत से कार्य हो सकते हैं जो कि मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, ये निष्कर्ष लिया जा सकता है कि जो एनसी मशीन्स हैं ये नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेटाइज्ड तो करती हैं बट सेमी ऑटोमेटाइज्ड। ठीक है। पूर्ण रूप से मैनुअल ऑपरेशंस को समाप्त नहीं कर पाती हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये एक अर्ध स्वचालन प्रक्रिया का निर्माण करती हैं। यानी जो एनसी और सीएनसी प्रक्रिया है ये हालांकि सीएनसी बाद में आगे मैनिपुलेट करके कंप्लीट ऑटोमेशंस में कन्वर्ट हो सकती है, पर एनसी मेनली हमारी एक सेमी ऑटोमेशन प्रक्रिया में आएगी। ठीक है। तो ये हमारे कुछ पोर्शन थे एनसी मशीन्स के पार्ट्स थे और किस प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारी बातें हमने अभी भी देखा। अब एनसी प्रोसेस कैसे करता है, यानी जो हमने प्रोग्राम्स बनाए, जो इंस्ट्रक्शंस को पंच किया, वो किस प्रकार से आगे चल करके फाइनली एक प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा, ये देखते हैं। तो एनसी मशीन्स के ऑपरेशंस में हमें कई सारे स्टेप्स मिलते हैं, जैसे कि एक है प्रोसेस प्लानिंग। तो सबसे पहले हमें तो प्रोसेस को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कौन सा ऑपरेशन करना है कंपोनेंट के निर्माण के लिए, इसे फिक्स किया जाएगा। उसके बाद उस ऑपरेशन के लिए एक रूट शीट तैयार किया जाएगा, यानी किस प्रकार से कौन कौन से मशीनिंग प्रक्रियाएं इसमें होंगी और किस नंबर पर ये मशीनिंग प्रक्रियाएं आएंगी। जैसे पहले फेसिंग होगा या पहले ड्रिलिंग होगा। अब मान लीजिए पहले ड्रिलिंग कर लिया गया और फेसिंग उसमें ज़रूरी है, तो बाद में फेसिंग करने पर जो ड्रिलिंग का कार्य है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो मशीनिंग ऑर्डर है इसको भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है। और ये रहा हमारा सारी प्रक्रिया, यहाँ से देख सकते हैं प्रोसेस प्लानिंग। हालांकि थोड़ा सा ये जो हमारी मेन हेडिंग है वह है एनसी प्रोसेस, इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं। ठीक है। और पहला है हमारा प्रोसेस प्लानिंग कि इसके अंतर्गत हम ऑपरेशंस को फिक्स करते हैं, मशीनिंग ऑर्डर को फिक्स करते हैं, यानी कौन सा मशीनिंग कार्य पहले होगा और कौन सा बाद में होगा, ये सारी बातें इसमें देखा जाता है। उसके बाद जब ये कार्य हो जाता है, यानी प्रोसेस को हम प्लान कर लेते हैं कि इस प्रोसेस के द्वारा ये कंपोनेंट हम बनाने वाले हैं और इस प्रोसेस को करने में ये मशीनिंग ऑपरेशंस होंगी और इस ऑर्डर में होंगी। ठीक है। तो इस सारी प्रक्रिया को सेट करने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो अभी हमने प्रक्रिया बनाई है, ऑर्डर बनाया है, उसकी प्रोग्रामिंग की जाए। तो प्रोग्रामर की सहायता से हम पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार कर लेते हैं और इस पार्ट प्रोग्रामिंग को जो हमने तैयार किया है उसको जो हमारे इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस मीडिया हैं उन पर रिकॉर्ड करके टेप रीडर तक पहुंचाने का काम शेष रह जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ टेप।
ठीक है, किस प्रकार से हम इंस्ट्रक्शंस टेप का निर्माण करते हैं जो कि हमारे पार्ट प्रोग्राम की इंफॉर्मेशंस को टेप रीडर तक पहुंचाता है। तो इसमें सभी निर्देश को पंच टेप में या मैग्नेटिक टेप में या फ्लॉपी डिस्क में इसमें किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस प्रकार से हम अपना काम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। ये रहा उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। तो जब हमारा पंच टेप या पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क हमारे पार्ट प्रोग्राम की इंफॉर्मेशंस को टेप रीडर तक पहुंचाती है, तो टेप रीडर उसे डिकोड करके सीपीयू को बताता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं और उसके आधार पर सीपीयू ज़रूरी निर्णय लेता है और उस निर्णय को ड्राइव यूनिट अथवा मैग्नेटिक बॉक्स को सेंड करता है। और फाइनली जो हमारे मैकेनिकल मशीन्स हैं जो कि मैकेनिकल ऑपरेशंस के लिए रेडी हैं, उस मैकेनिकल कार्य को संपादित करती हैं और हमारा प्रोडक्ट जो भी हमारे आइडियाज़ में था अब वो फिजिकली टेंजिबल प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया थी किसी एएनसी प्रोसेस में। सबसे पहली बात प्रोसेस को प्लान करना, उसके बाद उस प्लानिंग के आधार पर पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करना। यानी प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक हमारा डेटा होता है रिटन डेटा जिसके आधार पर हम अपने कार्य को संपादित करना चाहते हैं और जो डेटा अभी हमने बनाया है उसको कैसे मशीन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें एक जो पंच टेप होते हैं यानी इंस्ट्रक्शंस मीडिया, उस पर हम अपने बात को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे मशीन तक पहुंचा देते हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हमारी मशीनें कार्य करती हैं और हमें हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, तो एएनसी प्रोसेस था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निर्देशांक तंत्र यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट तो आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में बहुत आसानी से पढ़ लिया होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर माने जाते हैं वो रेने डेकार्ते माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी ज्योमेट्री में इन्होंने कहा था कि किसी प्लेन को यानी तल को दो रेखाओं के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक वर्टिकल दूसरी हॉरिजॉन्टल। दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसे ओरिजिन यानी मूल पॉइंट कहा जाता है। इस ओरिजिन यानी मूल पॉइंट के राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कही जाती है और इस मूल पॉइंट यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। इसी प्रकार इस ओरिजिन यानी मूल पॉइंट के एबव अर्थात ऊपर जो एक्सिस होती है उसे पॉजिटिव वाई एक्सिस कहा जाता है और इसके नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो इस प्रकार से प्लेन को ये दो एक्सिस हमारी 4 पार्ट्स में बांट देती हैं। ठीक है, जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट्स में साइन हमारे प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होते हैं। तो ये सारी बात आप आसानी से जानते हैं, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारे एनसी प्रोसेस में क्या उपयोग है ये ज़रा देखते हैं। तो हम जानते हैं जो हमारी मशीन्स होती हैं ये बेसिकली स्लाइड मोशन करती हैं। ठीक है, सरक गति करती हैं और इनके जो मोशंस होते हैं ये 2 एक्सिस पर अक्सर चलते हैं और 2 मोशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यानी अगर मशीन ने अगर एक बार स्लाइड मोशन इधर किया तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में करेगी। यानी जो मशीन्स की 2 स्लाइड्स मोशन हैं, 2 स्लाइड्स मोशंस जनरली या बेसिकली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये एक्सिस पर मोशन करती हैं। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पर गया तो उसके बाद फिर वाई एक्सिस पर मोशन जाएगा, तो एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर हैं। यही कारण है कि जो हमारे मशीन्स हैं इनकी जो मोशंस हैं या मूवमेंट होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें तो आप मशीन जब वर्कशॉप में गए होंगे या आगे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य होता है। इसके अलावा जो हमारी स्लाइड मोशन होती है मशीन्स की, इसको हम दाएं हाथ के नियम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। दाएं हाथ का नियम बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब दाएं हाथ में आप अपने हाथ को, राइट हैंड को कुछ फ्लेमिंग के नियम के अनुसार इसे सेट करेंगे। जैसे नीचे अभी मैं आपको एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा राइट हैंड रूल। ठीक है, अब राइट हैंड रूल
होता क्या है, तो इसे ध्यान से देखो। इस नियम के अनुसार हमारे राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड का जो अंगूठा है, ठीक है, ये लीनियर एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस को दिखाता है, ठीक है, लीनियर अक्ष की धनात्मक दिशा को दिखाएगा। तो जो अन्य दो अंगुलियां हैं, एक तो ये पहली वाली अंगुली और ये बाकी अंगुलियां जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, ये भी अपनी अपनी एक्सिस की पॉजिटिव दिशाओं को दिखाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी कि अगर हम राइट हैंड में या राइट हैंड को इस डायग्राम में दिखाए गए पोजीशन के अनुसार सेट करें तो अंगूठा हमारा एक अक्ष मान लेते हैं वो लीनियर अक्ष है, या लीनियर अक्ष को लीनियर क्यों, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो अंगूठा हमारा लीनियर अक्ष की पॉजिटिव दिशा को दिखाएगा, ये अंगूठा लीनियर अक्ष की पॉजिटिव दिशा को। तो जो बाकी अंगुलियां हैं पहली वाली, ये किसी अन्य एक्सिस की पॉजिटिव दिशा को दिखाएंगी और ये अंगुलियां किसी अन्य एक्सिस की पॉजिटिव दिशा को दिखाएंगी, ठीक है। यानी अगर अंगूठा पॉजिटिव अक्ष को दिखा रहा है तो जो बाकी अंगुलियां हैं वो भी पॉजिटिव अक्ष को ही डिनोट करेंगी, शो करेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर अंगूठा अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है और ये नेगेटिव एक्सिस को दिखाने की कोशिश करता है तो जो बाकी अंगुलियां हैं वो भी अपने अपने अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाने की कोशिश करेंगी। वैसे हमारे पास जो एक्सिस हैं स्पेस में, क्योंकि जो हमारी मशीन्स हैं ये केवल 2D स्पेस में नहीं चल रही, 2D प्लेन में नहीं चलती हैं, स्पेस में चलती हैं 3D ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 3 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इन दो एक्सिस के अलॉन्ग दो प्रकार के मोशन संभव हैं, या तो इस एक्सिस पर वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ठीक है, यानी कि स्लाइडिंग मोशन करेगा, और या फिर वो रोटरी मोशन करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी जेड एक्सिस है तो मशीन इसके अलॉन्ग हमारी ट्रांसलेटरी या स्लाइडिंग मोशन भी कर सकती है ऐसे ऐसे, या फिर इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन मोशन भी कर सकती है। तो एक्सिस टोटल स्पेस में 3 हैं, एक्स, वाई और जेड, और प्रत्येक एक्सिस के अलॉन्ग जो संभावित मोशन है, पॉसिबल मोशंस हैं, वो 2 हैं, या तो ट्रांसलेटरी अथवा स्लाइडिंग या फिर रोटेशन वाली। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की गतियाँ इसमें मशीन्स में संभव हो पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे अगर बात करें तो ज़रा ध्यान से देखें। अब इसमें अक्षों का निर्धारण करना बड़ा इम्पॉर्टेंट कार्य होता है, किस प्रकार से एक्सिस डिसाइड की जाती हैं। तो जो हमारी जेड एक्सिस होती है, ठीक है, जेड एक्सिस हमेशा एनसी मशीन के स्पिंडल की डायरेक्शन माना जाता है, ठीक है। यानी जो इस हमारी एनसी मशीन है इसके स्पिंडल का जो अक्ष होगा उसी को जेड एक्सिस कह दिया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी कि जेड एक्स क्या होती है, हमेशा एनसी मशीन का जो मेन स्पिंडल होता है उसी के अक्ष को माना जाता है, चाहे स्पिंडल क्षैतिज हो या लंबवत, ठीक है। अगर स्पिंडल हॉरिजेंटल है तो भी जेड एक्सिस वही होगा, और हॉरिजेंटल है तो भी जेड एक्सिस वही होगा। जैसे आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो मशीन है इसका मेन स्पिंडल ये वाला है, ठीक है। अब ये मेन स्पिंडल किस अवस्था में है, किस ओरिएंटेशन में है, तो ये वर्टिकल पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर जेड एक्सिस को हमने ये माना है। और जब ये मशीन या जिस मशीन में स्पिंडल हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस में हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए इस मशीन में हॉरिजेंटल एक्सिस में है हमारा स्पिंडल, तो हमारी जो जेड एक्सिस होगी वो ये हॉरिजेंटल एक्सिस वाली को हमने क्या मान लिया है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड अक्ष को एनसी मशीन्स के अंतर्गत हमेशा और हमेशा एनसी मशीन की जो मुख्य स्पिंडल होती है, मेन स्पिंडल, उसी की डायरेक्शन को माना जाता है। स्पिंडल चाहे हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, जिस भी ओरिएंटेशन में होगा उसी डायरेक्शंस को या उसी एक्स को हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और जब जेड एक्स की जो धनात्मक दिशा है वो वर्क पीस से स्पिंडल की ओर की दिशा को मानी जाती है, ठीक है। अब जो जेड एक्सिस तो हमने बता दिया कि जो एनसी मशीन है उसका जो मेन स्पिंडल है वही जेड एक्सिस होगा, पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव किधर से डिसाइड करेंगे, तो जेड एक्सिस की जो पॉजिटिव दिशा होगी वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो पहला हमारा डायग्राम है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में और स्पिंडल यहाँ लगा है, तो ऑब्जेक्ट से स्पिंडल की तरफ जाने पर जो डायरेक्शन होगी उसी को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट नीचे है
और स्पिंडल हमारा ऊपर है, तो नीचे से ऊपर अर्थात ऊपर वाली डायरेक्शन को हमें क्या मानना है, पॉजिटिव, और उसके विपरीत जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो जेड एक्सिस की जो धनात्मक दिशा होगी वो हमेशा और हमेशा कार्यखंड से स्पिंडल की ओर की दिशा होगी। अब अगर हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ देखिए हमारा कार्यखंड ये वाला पोर्शन है। ठीक है, कार्यखंड ये वाला पोर्शन है और स्पिंडल हमारा कहाँ है यहाँ, तो हमें किधर से जाना है, कार्यखंड से स्पिंडल की ओर। तो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन क्या कहेंगे, प्लस जेड एक्सिस। ठीक है, और इसकी उल्टी डायरेक्शन को नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ध्यान रहे इसमें प्रैक्टिकल भी होने हैं। ठीक है, तो वहाँ आपसे ही पूछा जा सकता है कि किसी एनसी मशीन्स के अंतर्गत जेड एक्सिस कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं एनसी मशीन्स की जो मेन स्पिंडल होती है उसी की एक्सिस को जेड एक्सिस टर्म किया जाता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा वर्क पीस से स्पिंडल की दिशा की ओर जो डायरेक्शन होती है उसी को पॉजिटिव माना जाता है। आई थिंक यहाँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एक्सिस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस हमेशा और हमेशा जो वर्क टेबल होती है उसकी एक्सिस के समांतर मानी जाती है। ठीक है, एक्स अक्ष क्या मानी जाती है, जो वर्क टेबल है उसके अक्ष के समांतर मानी जाती है। अब ध्यान से देखिए पहले डायग्राम में जो हमारा वर्क टेबल है वो ये वाला रहा वर्क टेबल, और इसकी एक्सिस के समांतर, वर्क टेबल के एक्सिस के समांतर क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो वर्क टेबल की एक्सिस ये है, इसके समांतर ये होगा एक्स एक्सिस। इसी प्रकार अगर दूसरे डायग्राम में देखें तो हमारा वर्क टेबल यहाँ पर कौन सा है, वर्क टेबल ये रहा, इस एक्सिस के समांतर जो एक्सिस आ जाएगी ये वर्क टेबल की एक्सिस ये। ठीक है, उसके बाद है वाई एक्स, तो वाई एक्सिस क्या होगी, आप जानते हैं कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्स होगी उसे क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। जैसे पहले डायग्राम में आप देखें यहाँ पर ये हमारा है जेड, ये है एक्स, तो ये क्या जा रहा है वाई, सॉरी ये वाला जेड एक्स और ये वाई। अगर तीनों को इस प्रकार से देखें तो ये एक्सिस बन के आ रही है हमारे पास, ये आ गई जेड, ये आ गई एक्स और ये आ गई वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक्सिस का निर्धारण देखा किस प्रकार से इसमें करते हैं। इसके अलावा अभी हमने लेफ़्ट हैंड की सहायता से जो ट्रांसलेटरी मूवमेंट था उनकी डायरेक्शंस को हमने देखा, और जो हमारा राइट हैंड के द्वारा देखा है, लेफ़्ट हैंड नहीं, लेफ़्ट हैंड के द्वारा हम रोटरी मोशन की डायरेक्शन को सेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम और है जो नीचे देख सकते हैं आप लोग। हमारा एक सेकेंड नीचे सेकंड डायग्राम में आप देखें, अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड को इस ओरिएंटेशन में रखें जैसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव अक्ष को इंडिकेट करेगा, और जो अंगुलियों की डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो रोटेशन की डायरेक्शन को दिखाएगा। अगर उंगलियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, और अगर उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जिस डायरेक्शन में अंगूठा होगा वो पॉजिटिव एक्सिस को दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये पॉइंट्स क्लियर हो जा रहे हैं, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स। इसके अलावा जब हम इसमें डायमेंशनिंग में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के अलॉन्ग डायमेंशनिंग करते हैं, तो वो बेसिकली 3 सिस्टम में होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा होता है फिक्स्ड जीरो एंड फ्लोटिंग पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये भी बहुत आसान है। अभी हमने कहा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब इस पद्धति में हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो किसी एक फिक्स अक्ष से लेंगे। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड लेवल से, अक्ष से या सरफेस से लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई इस प्रकार से डायग्राम है, ये रहा, एक सेकेंड, यह हमारा डायग्राम, और इसकी हमें डायमेंशनिंग करनी है किसी पॉइंट के बाद, तो हम कोई रेफरेंस ले लेते हैं और सारे पॉइंट्स के जो लोकेशन होंगे इन्हीं रेफरेंस के अबाउट बताएंगे। जैसे हमारा ये
हॉरिजेंटल रेफरेंस है, ये वर्टिकल रेफरेंस है। अब मान लो हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम इस एक्सिस के रेफरेंस में बताएंगे, ये होता है एब्सोल्यूट सिस्टम। और ये दूसरा पॉइंट है, इसकी भी लोकेशन अगर बतानी है तो इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएंगे, इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी प्रकार ये पॉइंट है तो इसकी लोकेशन भी इसी एक्सिस से, इस वाले पॉइंट की लोकेशन भी इसी एक्सिस से। तो एब्सोल्यूट सिस्टम में हम किसी ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंसेस, जो भी लोकेशंस को डिफाइन करते हैं वो किसी फिक्स्ड फ्रेम, फिक्स्ड एक्सिस से ही डिफाइन करते हैं। लेकिन जो हमारा इंक्रीमेंटल सिस्टम होता है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फिक्स्ड फ्रेम के रिस्पेक्ट में पहला पॉइंट होता है वो अगले पॉइंट के लिए फ्रेम का काम करना शुरू कर देता है, तो वो होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए एक डायग्राम फिर से हम रिक्रिएट करते हैं, एक सेकेंड। ये हमारा कुछ सिस्टम है और इसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। हमने कहा ये जो पॉइंट है इसकी इस एक्सिस से दूरी है 20, ठीक है। तो अगर हम एब्सोल्यूट सिस्टम में करेंगे तो जो दूसरा पॉइंट होगा इसकी दूरी भी इसी एक्सिस से बताएंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि यहाँ से ये दूरी टोटल हमारी 60 है, अगर 60 है तो, ठीक है। लेकिन इंक्रीमेंट सिस्टम में क्या होगा, इंक्रीमेंट सिस्टम में हम इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब इंक्रीमेंट सिस्टम में हमारे पास जो ये वाली पॉइंट आई है ये इस पॉइंट के लिए बेस का काम करेगी। अब हम दूरी इस पॉइंट से नापेंगे, ठीक है। तो पता चला इस पॉइंट से दूरी अभी 40 बच रही है, तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल। यानी जो पिछला बेस है उसमें नए वाले पॉइंट्स को जोड़ के जो नया पॉइंट प्राप्त किया जाता है वो इंक्रीमेंटल सिस्टम कहा जाता है। यानी इंक्रीज कर देना, पिछले वैल्यू में अगले वैल्यू को प्राप्त करने के लिए कुछ डिस्टेंस पॉइंट को ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, ये इंक्रीमेंटल सिस्टम में आता है। और तीसरा है हमारे पास फिक्स्ड जीरो एंड फ्लोटिंग पॉइंट जीरो। तो ये बिल्कुल दोनों का ही मिश्रित रूप है, आप समझ सकते हैं। जड़ शून्य यानी फिक्स्ड जीरो में किसी भी मशीन या टेबल में किसी स्थान पर नियत रहता है, जैसा कि हमने एब्सोल्यूट सिस्टम में देखा। और दूसरा फ्लोटिंग सिस्टम में ये लगातार परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग सिस्टम कह देते हैं। तो ये था हमारा किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायमेंशनिंग के लिए किस प्रकार से हम इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास मेनली 2 सिस्टम थे, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंसिंग या डायमेंशनिंग के लिए जो तरीके हैं हमारे दो मेथड्स हैं, वो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो रेफरेंस होता है, यानी रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस एक्सिस, वो सारे पॉइंट्स के लिए फिक्स होता है और सारी डिस्टेंस हम इसी रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। इसके अलावा जो इंक्रीमेंटल सिस्टम है उसमें आपने देखा किस प्रकार से जो एक पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट के लिए रेफरेंस का काम करने लगता है। यानी जो पिछला पॉइंट है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ के अथवा घटा करके हम अगला पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसे हमने अभी भी देखा, समाप्त किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।